सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. द प्रिंट में आपका स्वागत है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना क्या दर्शाता है? पोलैंड पर गिरी मिसाइल का रूस यूक्रेन युद्ध पर किस तरह का असर पड़ेगा और ओल्ड पेंशन स्कीम के पीछे किस तरह की राजनीति है? पिछले कुछ दिनों में आपने एक बार फिर हमें ऐसे ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। और लगता है कि थोड़ा मौसम भी बदल गया है, इसे हमारा पहला है जब सर्दी शुरू होने के बाद ये एपिसोड है। जी शेखर, आपने भी स्वेटर पहन लिया है, मैंने भी जैकेट पहन लिया है। हाँ बिल्कुल, हमारे को भी देखो ना, और पतलून और कमीज भी पहननी पड़ती है क्योंकि सारा साल तो निकल जाता है कुर्ते पजामे में। जी। लेकिन जब पाँव में थोड़ा कवर जूते पहनने पड़ते हैं तो फिर ये दो चार पैंट कमीजें ये भी पहननी पड़ती हैं। हाँ, पिछले कुछ दिन से बढ़ भी गई है सर्दी। चलिए शेखर, जो सबसे पहला आज का मैं सवाल लूंगी वो लूंगी आदित्य का, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि इंडिया को हाल ही में G20 की अध्यक्षता मिली है, क्या आपको लगता है कि ये भारत की जो ग्लोबल पोजीशन है वो एक तरह से और मजबूत करेगा? वो बोल रहे हैं कि ऑल्सो G20 जो है वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बना था। तो आपको क्या लगता है कि अब G20 किस तरह का रोल एक तरह से प्ले करेगा, जहाँ हर जगह जो ग्लोबल रिसेशन है, अपकमिंग ग्लोबल रिसेशन, उसके ऊपर कंसर्न्स चल रहे हैं और लोग चिंतित हैं? देखिए, ये जो भारत को उसकी अध्यक्षता मिली है ये तो रोटेशन से है जी, क्योंकि G20 जो है इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन, कुल उन सबको मिला के एक मेंबर बनाया है। तो इस तरह से G20 है, तो उसमें हर देश की बारी बारी से अध्यक्षता आती है, रोटेशन से है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कभी शुरू हुआ था एक बड़ा सिस्टम जिससे यूनिवर्सिटीज़ को फ़ायदा नहीं हुआ, जिसको कहते हैं रोटेशन ऑफ हेडशिप्स। जी, तो ये रोटेशन है। तो अभी इंडोनेशिया के पास था, अब उन्होंने बेटन भारत को दे दिया है। तो ये तो इस तरीके से है। लेकिन उसके बावजूद बात तो ये है कि फोकस भारत में रहेगा। अगली जो इसका शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। मोदी जी हैं, उनको बड़े इवेंट का कुछ बनाना भी आता है, तो इवेंट को बहुत लिवरेज करेंगे और बहुत बनाएंगे और बहुत शान शौकत से बहुत बड़ा बनेगा। मुझे लगता नहीं कि इतनी ज़ोर शोर से कहीं और G20 हुआ होगा जैसे भारत में होगा। और जब होगा, मान लीजिए कि दिसंबर में नवंबर में होता है अगले साल, तो तब तक तो हमारा 2024 का कैंपेन एक तरह से कैंपेन मोड में आ ही गए होंगे सब। तो फिर वो एक मोदी जी का पर्सनैलिटी बनाने के लिए, उनका प्रोफाइल बनाने के लिए उसमें भी काम आएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस समय जो दुनिया की स्थिति है, ये लगता नहीं कि बहुत जल्दी बेहतर होने वाली है। और ऐसी स्थिति में जो भारत है वो एक तरह से स्टेबल का अनुवाद बिल्कुल ठीक तो नहीं होता। स्थिर का मतलब तो आप जड़ हुए हैं वो नहीं, मतलब जो थोड़ा ऐसा देश जहाँ पे इस समय कुछ उथल पुथल ना हो रही हो, और वो भी इतना बड़ा देश जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, तो उसकी एक अपनी पोजीशन होती है जिसका भारत को बहुत फ़ायदा होगा। अगला सवाल जो है वो जयंत देशपांडे का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि पोलैंड पर मिसाइल हमले का यूक्रेन रूस युद्ध पर क्या असर होगा? देखिए, अब इस जितनी डिटेल अभी तक आई है उससे लगता है कि रूस का मिसाइल नहीं था। अब यूक्रेन वालों को तो बहुत उम्मीद थी कि रूस का मिसाइल हो। और देखिए, फिर तो वो बोल रहे थे कि ये तो नेटो की ट्रीटी में लिखा हुआ है, अगर नेटो के किसी भी देश के ऊपर किसी से हमला हो गया तो सारे उसका जवाब देंगे। तो जो यूक्रेन के कुछ जर्नलिस्ट वगैरह भी हैं, उन्होंने भी कल से कहना शुरू कर दिया था, अब मौत आई पुतिन की, अब मौत आई रशिया की, अब सारा नेटो इसमें लड़ाई में शामिल हो जाएगा। लेकिन देखिए, नेटो, अमेरिका कोई ऐसे लड़ने के लिए फालतू में नहीं बैठे हुए हैं। वो किसी और को हथियार देना एक बात होती है, अपने आप लड़ाई जंग में घुसना एक और बात होती है। तो उन्होंने पूरी उसकी तहकीकात करी। रूस ने तो उसमें डिनाई किया है कि हमारा मिसाइल नहीं है ये, लेकिन उस तहकीकात से जो निकल रहा है वो अब यही है, और अमेरिकन इस बात को अब कह भी रहे हैं कि ये मिसाइल रूस का नहीं है। ये लगता है यूक्रेन भी अब बहुत मिसाइल दाग रहा है। वो मिसाइल यूक्रेन रूस में स्ट्राइक करने के लिए नहीं दाग रहा है, वो यूक्रेन जो मिसाइल दाग रहा है वो रूस के जो मिसाइल आ रहे हैं उनको रोकने के लिए है।
देखा नहीं आपने रामायण के सीरियल में या फिल्म में एक तीर मारा जाता है, एक शक्ति को चलाता है फिर दूसरा चलाता है, उसको रोकता है। तो ये मिसाइल वॉरफेयर हो रहा है कि रूस से मिसाइल से हमला होता है और यूक्रेन वाले अपने मिसाइल लॉन्च करते हैं उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो लगता है कि वो मिसाइल वहाँ से स्ट्रे होके, क्योंकि एक बार मिसाइल चलाया तो वो स्ट्रे हो सकता है, कहाँ गाइड हो रहा है, रूस का जहाँ मिसाइल किस तरफ गया, उसके गाइडेंस से छिटक गया, वो ये गाइडेड नहीं था, नहीं कि था, कितना गाइडेड था। तो लगता है कि वो जाके कुछ दूर पोलैंड की सीमा पार करके वहाँ गिर गया और वहाँ 2 लोग मर गए हैं। हालांकि यूक्रेन मना कर रहा है, लेकिन अभी दुनिया भर में जो माना जा रहा है, खास करके पश्चिमी देशों में जो यूक्रेन के समर्थक हैं, उनमें माना जा रहा है कि यूक्रेन का ही है। और यूक्रेन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शोर करेगा इसके बारे में कि नहीं रूस का है, रूस का है, रूस पे तुम आप बदला लो, तो उसको एक चपत भी पड़ने वाली है ये अमेरिकनों से और उसके EU के दोस्तों से कि बिना बात हमको जंग में मत घसीटो। जी। अगला जो सवाल है वो डोनाल्ड ट्रंप पे है। आदित्य जो हमारे मेंबर हैं वो पूछे कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 2024 के चुनावों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने का फैसला किया है। आपके हिसाब से ये डिसीजन कितना लॉजिकल है, ये देखते हुए कि हाल ही में संपन्न हुए मिड टर्म चुनावों में रिपब्लिकन्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए कई रैलियाँ की थी। क्या रिपब्लिकन्स में ऐसा कोई उम्मीदवार है जो डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे सकता है? देखिए अभी तो डिसेंटिस ही हैं। हालांकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त डिसेंटिस के ऊपर डिसेंटिमोनियस कहना शुरू कर दिया, उनका मजाक उड़ाना। लेकिन देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप का वो ओहदा नहीं है रिपब्लिकन पार्टी में जो पहले था। इस चुनाव में जो मिड टर्म हुए अमेरिका में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के जितने कैंडिडेट थे जिनको उन्होंने सपोर्ट किया वो लगभग सब हार गए। और उनमें जो सबसे प्रोमिनेंट हारने वाले हैं वो मेहमत औज हैं, जो कि पेंसिल्वेनिया से खड़े थे। पेंसिल्वेनिया में कुछ बड़ा आश्चर्य था कि पिछली बार रिपब्लिकन्स को बहुत वोट मिले थे, तो वहाँ पे वो हार गए। और पेंसिल्वेनिया में जहाँ हारे तो वहाँ पे बाद में जो एग्जिट पोल्स हुई उसमें नज़र आया कि उनकी महिलाओं ने बहुत भारी संख्या में आके, जो रिपब्लिकन वोटर्स भी थी, उन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया रिपब्लिकन्स के, क्योंकि मेहमत औज जो गर्भपात का इशू है उस पर बहुत अग्रेसिवली बोलते हैं कि उस पर बैन होना चाहिए। तो मेहमत औज टर्की में पैदा हुए हैं, डबल सिटीजनशिप, डबल नागरिकता जो अमेरिका में अलाउड है। हालांकि अगर वो चुने जाते तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं चुना जाऊंगा तो टर्किश सिटीजनशिप छोड़ दूंगा, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट थे। और ऐसे डोनाल्ड ट्रंप के कई और फेवरेट थे, वो भी हार गए। तो मैं कल देख रहा था ये TV 18 के ऊपर, न्यूज़ 18 के ऊपर जाका जैकब के साथ फरीद ज़कारिया का इंटरव्यू आ रहा था। उसमें फरीद ज़कारिया ने कहा कि जो रिसर्च अभी आई है अमेरिका में, उससे नज़र आया है कि जो कैंडिडेट इस मिड टर्म में खड़ा हुआ था ट्रंप के सपोर्ट से, और जिसको ट्रंप का कैंडिडेट माना गया, तो उसको ट्रंप का कैंडिडेट होने का 5% तक हर्जाना हुआ। 5% तक उसका वोट छिटक गया। अब ऐसे देश में जहाँ पे हमारी तरह से फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं है कि 15 पार्टी लड़ रही हैं, 25 इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, एक धरती पकड़ नाम से भी कोई लड़ रहा है, नोटा भी एक लड़ रहा है, वहाँ ऐसे नहीं है। बस सिर्फ 2 पार्टियाँ हैं। 2 पार्टियों में एक को मिलते हैं 49% वोट, एक को मिलते हैं 51% वोट, किसी को मिलते हैं 49.8% वोट, एक को मिलते हैं 50.2% वोट। तो ऐसे होता है। तो उसमें अगर 5% वोट आपका छिटक जाए तो फिर तो आपकी दुकान बंद हो गई ना जी। तो वैसे हिंदी वाले लोग तो दुकान बंद होना नहीं कहता, जब दुकान सचमुच शाम को बंद करते हैं उसको दुकान बढ़ाना कहते हैं जी। ये हमें हमारे दादा नाना समझाया करते थे कि बंद करने का मतलब तो बंद हो गए। एनीवे तो पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें ये सोचना कि डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले कैंडिडेट अब हैं कि नहीं है। वो कोशिश करेंगे, पर आमतौर पे माना जा रहा है कि वो जीतने वाले कैंडिडेट नहीं है, और हो सकता है कोई और होगा। लेकिन डेमोक्रेट्स की भी एक समस्या है। वो ये है कि अब जो बाइडेन का क्या करें। मतलब जो बाइडेन अगर खड़े होते हैं और अगली बार चुने जाते हैं तो वो 86 की उम्र तक राष्ट्रपति रहेंगे। अब ठीक है, हर कोई कहता है अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन 86 तो 86 होता है ना जी। तो ये भी दोनों पार्टियों की समस्या है। तो दोनों पार्टियों को सोचना पड़ेगा वहाँ पे कि किसको अपना उम्मीदवार बनाएं, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों के अंदर काफ़ी ज़ोर से कंपटीशन होगा।
अगले जो 2 सवाल हैं हमारे पास वो ओल्ड पेंशन स्कीम पर आए हैं। एक पहला सवाल जो है वो शेख रायन का है। वो बोल रहे हैं कि हाय एसजी एंड अपूर्वा, एसजी ने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम पर जो सीटीसी किया वो बहुत ही उन्हें पसंद आया, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये आगामी राज्य चुनावों में एक हॉट बटन चुनावी मुद्दा बन गया है और ये हमारी राजनीति के सिनिकल नेचर को भी उजागर करता है, जहां हम वर्तमान को दूर के भविष्य से ज़्यादा महत्व देते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि उनका सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना राज्य एक तरफा मौजूदा ओपीएस से बाहर आ सकती है? अगर नहीं तो क्यों, और अगर हाँ तो कैसे? थोड़ा लंबा सवाल है। और बोलो। और वो बोल रहे हैं कि और कैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए पहले से ही ओपीएस लागू कर दिया, जबकि पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उनके कॉर्पस को एक्सेस करने के उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। क्या ये कांग्रेस पार्टी की ओर से एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा बस राजनीति है? देखिए, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा कहा। एक बहुत ही गलत आइडिया है क्या फिर से हम अपनी अगली पीढ़ी से चोरी कर रहे हैं। अगली पीढ़ी से चोरी करके आज वालों को दे रहे हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा, है ना? ऐसे नहीं होता है। और ये जब इस पुराने सिस्टम को बंद किया गया था, ख़त्म किया गया था, तब सब पार्टियों की इसमें आम राय थी जी। तो वाजपेयी सरकार ने किया अपने आखिरी साल में, और उसके बाद वाजपेयी सरकार ने 2003 में किया। 2003 और 2005 के बीच में भारत की 27 राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। 27 राज्य, उसमें कांग्रेस के भी थे, उसमें रीजनल पार्टीज के भी थे। सिर्फ 2 राज्यों ने नहीं किया। वो कौन से थे? एक तमिलनाडु और एक पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट थी और तमिलनाडु में उनके द्रविड़ पार्टीज होती हैं, उनके अपना व्यू होता है, उन्होंने नहीं किया। बाकी सब देश ने कर दिया। अब इसमें कितनी कांग्रेस की सरकारें थी? आम आदमी पार्टी तो उस समय नहीं थी। अब वही कांग्रेस की सरकारें इस समय कह रही हैं कि हम इसको उल्टा कर देंगे 20 साल के बाद में। तो ये तो मतलब गड़े मुर्दे को उखाड़ के फिर उसको जिंदा करके फिर उसको खड़ा कर रहे हैं। और वो उसको गाड़ा इसलिए गया था और मुर्दा इसलिए बनाया गया था कि वो हमारे ऊपर एक तरह का भूत बन के बैठा हुआ था ऑलरेडी जी। क्योंकि आप देखें कि ये चीज़ अगर हाथ से बाहर चली जाए तो एक ब्राज़ील का एग्जाम्पल है। तो अरविंद पानागड़िया जो है हमारे अर्थशास्त्री, उन्होंने ब्राज़ील का एग्जाम्पल दिया कि ब्राज़ील में ये चलता रहा, बहुत पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक्स थी, खास करके लूला आ गए लेफ्ट के, और खूब ज़बरदस्त पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक्स थी। तो ये पेंशन स्कीम जो इसको हम कहते हैं डिफाइंड बेनिफिट, कि आप जब रिटायर होंगे तो इतने % आपकी पेंशन होगी। जो भारत की ओल्ड पेंशन स्कीम थी, आपके जो रिटायर जब होते हैं तो आपकी जो आखिरी सैलरी थी उसका 50% आपकी पेंशन होगी, बाकी सारी आपकी उम्र के लिए जब तक आप जिए, और उसके साथ में उसमें डीए वगैरह मिलते रहते हैं और बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। तो ब्राज़ील ने ये किया। तो ब्राज़ील ने में इस समय जो पेंशन का बर्डन है, पेंशन का भार है, वो 13% उनकी जीडीपी का है। अब 13% जीडीपी को आप क्या समझें? अगर सोचें कि भारत में सिर्फ पेंशन का भार ये बढ़ते बढ़ते ये हो जाएगा 13%, 20 साल में हो जाएगा अगर सबको वापस कर दें तो। भारत में जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, मतलब जो हम अपना टैक्स इकट्ठा करते हैं जीडीपी के रेशियो में, वो सिर्फ 16% है। अच्छा, आप बोले और टैक्स बढ़ा दो, डबल कर दो, मारो सबको 90% टैक्स कर दो, 100% कर दो। तो ये फिल्म भी हम देख चुके हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने में हमारे यहाँ उन्होंने कहा जी मैं तो ज़बरदस्त यहाँ पे सोशलिज्म ला रही हूँ। बड़ा सोशलिज्म का ज़माना था उस टाइम। तो उस समय उन्होंने टॉप टैक्स रेट जो था कितना कर दिया भारत में। आप हंसेंगे आजकल की पीढ़ियाँ, मुझे मालूम नहीं आप कौन सी पीढ़ी के हैं, लेकिन पिछली 2 पीढ़ी से भी होंगे तो भी हंसेंगे। 97%, 97% टैक्स कर दिया इंदिरा जी ने। अब कौन ऐसा बेवकूफ़ है या जीनियस है इस देश में या देशभक्त है जो इतनी मेहनत करके पैसे कमाएगा कि 100 कमाऊं तो 97 मैं सरकार को दे दूं और बाकी जो 3 बचे वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दूं रिटर्न फाइल करने के लिए, क्योंकि रिटर्न भी अच्छा खासा मोटा होगा। तो उसी की वजह से भारत में ब्लैक इकोनॉमी, काला धन की जनरेशन शुरू हुई, क्योंकि लोगों ने कहा कि अरे मुझे 97% टैक्स देना है, इससे अच्छा मैं कैश में काम करता हूँ और कैश में इधर उधर करता रहता हूँ, और यहाँ पे रखना मुश्किल है तो मैं बाहर ले जाता हूँ। इसीलिए लोग स्विस बैंक्स में पैसा ले जाना शुरू हुए। तो ये नहीं होने वाला कि आप फिर से 100% टैक्स रेट कर दें। वो दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है, लेकिन कोई देता भी नहीं है, आता भी नहीं है। अगर आप फिर ये कहें कि नहीं जी लेकिन पेंशन वाले उनको दे भी दिया तो क्या है, अमीरों से ले लो। अरे आप सोचो कि भारत सरकार के और सारे स्टेट्स के मिला के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या कितनी है?
वो भारत का करीब 2-2.5% आबादी है जी। तो 2-2.5% आबादी को आप 13% जीडीपी दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी कॉलोनियल पावर हैं, आप उनके गुलाम हैं। ये काम तो अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके साथ किया कि आपका सब कुछ उठा के ले गए। अब सरकारी कर्मचारी कोई आपके मालिक कैसे थोड़ा हो सकते हैं कि आप जितना कमाएं वो सारा मेरा है। तो ये एक बड़ी गलत आदतें हैं और बड़ी गलत बातें हैं। कांग्रेस की इसको आगे ले जाना, आम आदमी पार्टी तो चलो एक और तरह की पार्टी है, हालांकि उन्होंने शोर बहुत किया, पंजाब में इम्प्लीमेंट नहीं किया है अभी। पंजाब में तो उन्होंने पहले बोला था हर महिला को 1000 रुपये महीना मिलेगा, वो भी नहीं किया है। तो आम आदमी पार्टी तो खैर वो अलग वायदे होते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए करना, जबकि कांग्रेस फुल्ली इसमें इन्वॉल्व थी, कांग्रेस की सब सरकारों ने इसे माना। कांग्रेस की सरकार केंद्र में 10 साल रही। अटल जी ने 2003 में पास किया जी। 4 में कांग्रेस आ गई, राइट। 4 से लेके 14 तक कांग्रेस रही, तब तो उन्होंने नहीं बदला, इसी से चले। सारे राज्यों ने भी किया। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना एक तरह से आखिरी कानून पास किए थे 2013 में, उसमें PFRDA एक्ट था, प्रोविडेंट फंड एंड समथिंग रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। तो वो उस एक्ट से ये जो हमारे प्रोविडेंट फंड हैं और पेंशन फंड्स हैं, न्यू पेंशन स्कीम वगैरह, ये सब रेगुलेट होते हैं। ये कांग्रेस के टाइम में पास हुआ है। तो उसके बाद कांग्रेस का इस पे वापस जाना एक बहुत ही ज़बरदस्त सिनिकल बात है। और मैं आपको एक बात सच बताता हूँ, इससे कोई ख़ास वोट मिलने वाले नहीं है। अगर राजस्थान में आप देखें तो 1,60,00,000 परिवार है राजस्थान में, परिवार जी। जो सरकारी कर्मचारियों के परिवार हैं वो सिर्फ 10 लाख है। राजस्थान का इस समय जो सैलरी बिल है अपने कर्मचारियों का, वो 62,300 करोड़ है। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने कल ही पढ़ा था ये कंडक्ट लेटर करने के लिए। 62,300 करोड़। उनका जो पेंशन बिल है वो ऑलरेडी 23,000 करोड़ है, 85,000 करोड़। ये जो होता है, जो राज्य की अपने टैक्सेस, अपनी कमाई, चाहे ज़मीन बेच के हो, चाहे टैक्स से हो, चाहे किसी बात से हो, शराब से हो, सिगरेट पे हो, जो भी लगाते हैं, सारी कमाई जो राज्य की है उसका ये 56% है। अगर आप 10 लाख परिवार देखें तो 10 लाख परिवार 1,60,00,000 टोटल परिवारों का करीब 6% है। तो आप अपने राज्य की 56% आमदनी सिर्फ 6% को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे सरकारी एम्प्लॉई हैं जिनकी पक्की नौकरी है, उनको तनख्वाह भी मिल रही है, उनको फ्री मेडिकल केयर भी मिल रही है। तो आप उनके गुलाम हैं क्या? हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों की सरकार के गुलाम थे। हम अपनी सरकार के गुलाम नहीं हो सकते हैं। और हैं भी थोड़े से। अगर वो सब भी वोट दे देंगे कांग्रेस पार्टी को तो कितने वोट होंगे? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि कोई ऐसे लेके वोट नहीं देता है हमारे देश में। जो मिलता है वो तो मिल ही जाता है। उसमें जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी को ही वोट देगा। हो सकता है एक आधा कोई बदल जाए यहाँ पे, उससे ऊपर नहीं बदलने वाला। ये आइडियाज़ इसलिए बेवकूफ़ी वाले आइडियाज़ हैं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, देश का नुकसान होने वाला है। आपने तमिलनाडु की बात की। अरविंद TSY जो कि हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे कि तमिलनाडु को हाल ही में दिल्ली में नेशनल टैक्सेशन अवार्ड्स 2022 के दौरान रिफॉर्मिस्ट स्टेट पुरस्कार मिला है। वो बोल रहे हैं कि वे अब भी ओल्ड पेंशन स्कीम से कोप कैसे कर पा रहे हैं। ये बात मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं भी सोच रहा था जो हमारे तमिलनाडु कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे बात करूँगा कि इसमें कहानी क्या है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये पता है कि तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, पंजाब के भी, इन राज्यों के जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत ही गड़बड़ हैं। अच्छा, ओके। अगला जो सवाल है वो सचिन वैशम पयन का है जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे कि हेलो, इतना अच्छे कंटेंट के लिए द प्रिंट में आप सभी का धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सचिन। वो बोल रहे हैं कि खालिस्तान रेफरेंडम को लेकर क्या हुआ है। सितंबर में काफ़ी हंगामा हुआ था लेकिन लगता है कि उसके बाद सब कुछ शांत हो गया है। वो बोल रहे हैं इफ़ एंड व्हेन इसके जो हाईली प्रिडिक्टेबल रिजल्ट से परिणाम है सामने आते हैं तो आपको क्या लगता है कि वे कैनेडियन और भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित करेंगे? देखिए, ये जो रेफरेंडम है इसमें जो वोट दे रहे हैं ये लगभग 100%, हो सकता है एक आधा कोई इधर उधर हो, लगभग 100% ये कनाडा के ही निवासी हैं जी। अब कनाडा में जब आप बनते हैं वहाँ के सिटीज़न, नागरिक, तो आपको एक शपथ लेनी पड़ती है। वो हम कोशिश करेंगे हमारे प्रोड्यूसर अगर वो शपथ को हमारी स्क्रीन पे दिखा दे तो शपथ पढ़िए कि मैं कनाडा के देश के हित की रक्षा करने की कसम खाता हूँ,
कनाडा की जो रानी है या राजा है उसकी रक्षा, वो जो यूके की रानी और राजा है किंग चार्ल्स, उसकी रक्षा करने की शपथ खाता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो खालिस्तान कहाँ बनाएंगे, है ना? तो भारतीय तो है नहीं जी। अरे आपको ब्रैम्पटन में बनाना है, ब्रैम्पटन में कनाडा में खालिस्तान, तो बनाइए ना वहाँ पे खालिस्तान, और कनाडा वाले आपको बनाने दें तो आप, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आप जो मर्जी करिए। तो ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ये बेवकूफ़ी की बातें भी हैं, और ये बातें काफ़ी पाकिस्तानी इंस्पायर्ड, और बाकी इसमें कि इसके पीछे बहुत शरारत भी है। कनाडा की जो सरकार है वो सरकार वहाँ के वामपंथ की है, तो उनको ये माइनॉरिटी वोट बैंक मिलता है, सिखों का भी वोट मिलता है, मुस्लिम्स का वोट भी मिलता है, काफ़ी इंडियंस जो हिंदूज़ हैं उनका वोट भी उन्हीं को मिलता है, क्योंकि आमतौर पे जो प्रो इमिग्रेंट सरकार होती है वो लेफ़्ट की सरकार होती है। तो ये उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि वो इसको दबा नहीं पा रहे हैं, और दबाएंगे भी नहीं। अभी आप देखें थोड़े दिन पहले जो उनके राजदूत हैं भारत में, वो अमृतसर गए थे स्वर्ण मंदिर पे, और उन्होंने वहाँ पे कहा कि हम अखंड भारत, उसकी प्रभुसत्ता, उसकी इंटीग्रिटी, उस सब का समर्थन करते हैं। तो उन्होंने ये बात तो कही, लेकिन जो पीछे ऐसे वोटिंग हो रही है, शरारत हो रही है, उसको उनके लिए रोकना, उनकी सरकार के लिए रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिखों के वोट ज़्यादातर ट्रूडो की पार्टी को मिलते हैं जी। और उसी से कनाडा में जब तक ट्रूडो की सरकार रहेगी, भारत के साथ उसकी खींचातानी भी रहेगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि हमारा जो एपिसोड था कर्तक लेटर का 1114, जो कि थर्सडे यानी बृहस्पतिवार के शाम को दिखाया गया, उसमें देखिए मैंने इस बारे में बात की है कि ट्रूडो को शी जिनपिंग ने पकड़ लिया बाली में G20 में, और कहा कि कल आपकी मेरी जो बात हुई थी आपने सारी अपने अखबारों में लीक क्यों कर दी। तो उन्होंने कहा हम तो खुलेआम बात करते हैं वगैरह वगैरह। तो उसने कहा नहीं, ये बात ऐसे नहीं होगी, आप पहले अच्छा एटमॉस्फेयर बनाइए, अच्छी कंडीशंस बनाइए ताकि हमारी बात ठीक से हो पाए, और ये ठीक नहीं है। डांट लगाइए उसको बिल्कुल ऐसे करके कि तुम कौन हो, जानता नहीं मेरा बाप कौन है, इस टाइप से डांट लगाई। हाँ, और जब वो जा रहा था शी जिनपिंग, तो उसने एक और बात कही जो फिर लोगों ने पिकअप कर ली। तो अनंत कृष्णन है, हिंदू के बीजिंग में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, चाइनीज़ जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उन्होंने मेरे साथ काम भी किया इंडिया टुडे में, नौजवान है। तो उन्होंने वो वर्ड्स पिक किए जो जाते हुए बोले शी जिनपिंग ने ट्रूडो के बारे में। उन्होंने कहा टू नाइव, अच्छा बहुत बचकाना इंसान है, मतलब तो ये बचकानापन उनके यहाँ होता है उनकी सरकार में, और इसीलिए ऐसी बातें जो ये भारत की आंखों में उंगली डालने के बराबर है, ये सब हो रही है। पर इनसे कुछ निकलेगा नहीं, भगवान ना करे बात आगे बढ़ेगी तो कुछ लोगों का नुकसान होगा जो नहीं होना चाहिए। अगला जो सवाल है शेखर, सवाल भी है वो आपसे, मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारे सारे जो मेंबर्स हैं और दर्शक हैं उनको आपकी कहानियाँ बहुत पसंद है। हम तो न्यूज़ रूम में काफ़ी सुनते हैं, पर आई थिंक अब वो ये भी चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए भी कहानियाँ बताएं। हितेश नौटियाल जो है हमारे मेंबर, वो पूछ रहे हैं कि शेखर, आपने अपने पिछले एपिसोड्स में राजनीति में महिलाओं की सीमित भागीदारी के बारे में बताया था। अब वो पूछ रहे हैं कि वे कौन सी महिला राजनेता हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं, और किसी भी महिला राजनेता के साथ अगर आपका कोई किस्सा या एनेक्डोट हो तो वो आप बताएं। देखिए, महिला राजनेता अगर आज आप आज देखिए तो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी है, सेल्फ मेड है जी। बाकी आप जितने भी देखें वो पूरी तरह से सेल्फ मेड नहीं थी। सोनिया जी तो एक परिवार से ही आई है ना, और आप कांग्रेस में भी और देखें तो वो सब किसी न किसी परिवार से। मीरा कुमार हमारी स्पीकर थी, वो बाबू जगजीवन राम की लड़की थी। अगर आप जयललिता को भी देखें तो वो एक तरह से प्रोटेजी थी MJR की, तो वहाँ से आई। मायावती वो प्रोटेजी थी काशीराम जी की, जिन्होंने BSP बनाई। हालांकि वो भी सेल्फ मेड काफ़ी हद तक है, लेकिन ममता बनर्जी जो है ये पूरी तरह से सेल्फ मेड है, फुल्ली सेल्फ मेड है, क्योंकि कांग्रेस छोड़ के गई, अपनी पार्टी बनाई, और ऐसे टाइम में बनाई जबकि वामपंथी वहाँ पे करीब 3 दशक से अड़े हुए थे। उनको वहाँ से हटाया, खूब प्रोटेस्ट करके, मार भी खाई, चोट भी लगवाई, हॉस्पिटल भी गई। तो मैं कहूँगा कि आज जो महिला नेता हैं उनमें सबसे आगे ममता बनर्जी हैं। अब कहानी में आपको क्या बताऊँ उनके बारे में, मैं कई छोटी छोटी बातें बता सकता हूँ। जैसे कि एक बार वाजपेयी जी गए अनंतपुर साहिब, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो अनंतपुर साहिब में कोई बहुत बड़ा उस टाइम सेलिब्रेशन हो रहा था। वो दोपहर को जाके शाम को ही आ रहे थे, तो अपने कैबिनेट के कुछ सदस्य भी ले गए। तो ममता बनर्जी उस टाइम शायद रेलवे मिनिस्टर थी, वो भी जा रही थी। तो
जहाज़ टेक ऑफ ही नहीं हुआ था, उसके पहले ही वो उठ के आगे से पीछे हम लोगों में जहाँ पत्रकार लोग बैठे हुए थे, वो छोटा प्लेन था 737, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट थी दिल्ली से चंडीगढ़ तक, तो वो आके हम सबके साथ बैठ गई। मैं सिक्योरिटी वाले भी थे, मैं तो उधर आके बिजनेस क्लास वगैरह में नहीं बैठ सकती, तो वो इस तरह का इंसान है। अच्छा। और जैसे एक बार मैं इंटरव्यू करने गया उनको वॉक द टॉक के लिए, तो अपने घर में उन्होंने कहा करेंगे, तो उन्होंने कहा शेखर दादा इंटरव्यू भी अपने घर में करेंगे और गली में करेंगे, वॉक द टॉक है, और वहाँ आपको मैं कुल्हड़ वाली चाय भी पिलाऊंगी। अच्छा। तो वो गली में एक दुकान थी कॉर्नर पे, वहाँ कुल्हड़ वाली चाय भी हमने पी जो कलकत्ता की मशहूर होती है। फिर बोली कि मुझे आपको कुछ देना है, आपने मेरी पेंटिंग्स देखी है? मैंने कहा मैं तो नहीं देखी। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं पेंटिंग देखती हूँ आपकी। तो छोटा सा घर है उनका, जैसे झोपड़ी से, मतलब पक्की झोपड़ी। तो उसमें एक मेज़ थी, मेज़ के ऊपर एक स्टूल रखा, पहले मेज़ पर चढ़ी, फिर स्टूल पर चढ़ी, फिर एक झाड़ू या कुछ डंडा मांगा किसी से, फिर वो लेके उसके ऊपर जो लॉफ्ट थी वहाँ 15-20 पेंटिंग्स का ढेर लगा हुआ था। तो उनमें से खींच के 2 पेंटिंग गिरी नीचे, वो हमने पकड़ी, तो उन्होंने वो दोनों पेंटिंग मुझे उपहार में दे दी। अच्छा। तो उन्हीं में से एक पेंटिंग मेरी एक दीवार पे भी लगी हुई है, आप देखिए, आपको हम अपनी स्क्रीन पे वो दिखाएंगे भी, मेरे ऑफिस में वो पेंटिंग लगी हुई है। ये तो कहानी मैंने भी पहले नहीं सुनी थी, अब मैं भी जाके आपके ऑफिस में वो पेंटिंग जरूर देखूंगी। देखिए आप हमसे पूछते रहिए, हम कोई ना कोई कहानियां निकालते रहेंगे। आज का आखिरी सवाल शेखर आ रहा है संदीप सेवड़ा से, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन एक कदम था फेक करेंसी को रोकने, आतंकवाद को रोकने और काले धन को वापस लाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आप इस सरकार के स्टैंड के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार अब स्टैंड जो भी ले, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहे, लेकिन अब ये भागते भूत की लंगोटी पकड़ने लायक भी कोई नहीं है, क्योंकि भूत तो निकल गया ना। भूत भाग नहीं रहा कि आप लंगोटी पकड़ ले, ऐसे कहते हैं, लेकिन भूत तो चला गया कितने साल पहले, 2016 में हुआ। तो अब इसको फिर से दोबारा से इसको क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि अगर उनको इतनी संजीदा बात लगी थी तो उसी टाइम इसके ऊपर कुछ करना चाहिए था। अब करने का क्या फायदा? अब तो ऐसे जैसे आप सेमिनार कर रहे हैं जी, 60 साल पहले लड़ाई हुई थी चीन के साथ, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का काम कोई पुरानी बातों के ऊपर सेमिनार करने का नहीं होता है, और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एडिटोरियल भी नहीं लिखना है कि यह ठीक हुआ, गलत हुआ, ऐसे होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को कानून को लागू करना है और ये बताना है कि संविधान के अनुसार कोई काम हुआ कि नहीं, लेकिन वो तब बताना है जब उसमें वो कुछ कर सकें जी। जब वो हो, सुप्रीम कोर्ट को यही टाइम निकाल के जो हमारे एनोनिमस खुफिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, उसका जो केस पड़ा हुआ है उसको एग्जामिन करना चाहिए। उससे हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। उनका एनोनिमस रहना हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत एक शर्म की बात है, और उसमें हिम्मत भी चाहिए कोर्ट को, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार उसमें बहुत ज़ोर से उसको अपोज करेगी। लेकिन ये क्या बेकार की बात है कि अब 6 साल पहले कुछ हो चुका, होके ख़त्म हो गया बात, दुनिया भर ने उसके बारे में कुछ कह दिया, उसके बाद आप उसको निकाल के बैठ गए, तो गोष्ठी करने की बात है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट के लायक की बात नहीं है। आप सभी को बता दूं कि मेरी कलीग भद्रा सिन्हा और हमने एक सीरीज़ भी की थी इस पे तारीख आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस, डीमोनेटाइजेशन केस, और ऐसे कई बड़े बड़े जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं कई सालों से, उनमें कितने बार हियरिंग आई है, बहुत 2-3 बार ही हियरिंग आई है, कई चीफ जस्टिस बदल गए, तो उस पर हमने एक सीरीज़ की थी। उन आर्टिकल्स की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, अगर आपको पसंद आए तो आप वो ज़रूर। और अपूर्वा, मैं बता दूँ अपने हमारे दर्शकों को कि हमने, अपूर्वा ने और भद्रा ने एक और शो शुरू किया है, लॉज ऑफ द लैंड। वो कुछ ऐसे कानून हैं, क्योंकि अब 75वां साल भी है हमारे आज़ादी का, ऐसे कानून हैं जिनका हमारे जीवन पर बहुत महत्व रहा है। जैसे उसका पहला एपिसोड किया वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आजकल रोज देखते हैं ईडी के केसेस होते हैं, उसके ऊपर किया। तो भद्रा थी, अपूर्वा थे, ये दोनों कानून पढ़े हुए हैं और जानते हैं अच्छी तरह से। और साथ में एक हमारे भूतपूर्व जज भी थे जो दिल्ली में PMLA के मेरे ख्याल एडजुडिकेटिंग कोर्ट के हेड थे, एपेलेट ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन थे। तो उसको बहुत ज्ञानी लोगों ने देखा है। तो उसके बाद अगला भी अब करने वाले हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा, हैशटैग लॉज ऑफ द लैंड। उसका जो पिछला वाला थंबनेल था, जो फ्रंट पेज कह दीजिए,
हमारे शो का, वो हमारी स्क्रीन पे आप देखेंगे भी। और अगले वाले पे नजर रखिएगा। अगले वाला किस चीज़ पे कर रही हैं आप? अगला वाला हम लोग FCRA पे कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पे कर रहे हैं, और वो भी बहुत ही दिलचस्प है। इस बार हमारे पास एक लॉयर हैं जिन्होंने CA भी किया हुआ है, तो वो भी काफ़ी इस कानून को अच्छे से समझते हैं। और अब देखिए कि उससे जो हमारे NGOs हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। FCRA, उसके साथ साथ उन्होंने FEMA का भी समझाया है कि किस तरह से वो FEMA होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जब फेरा था पहले, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि क्रिमिनलाइज था जी, उसको फिर काफी केसेस में FEMA बना दिया है। लेकिन अब देखिए कि भारत सरकार एक हाथ से देती है, दो हाथ से लेती है, क्योंकि उसको तो सिविल कर दिया, लेकिन चिदम्बरम जी ने ऐसा PMLA बनाया जो लोग कहते हैं हमें फेरा ही वापस कर दो जी। So, चलिए, इस नए शो की भी लिंक हम ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेखर, हमारे दर्शकों को नए शो के बारे में बताने के लिए। चलिए, इसके साथ हम इस एपिसोड के एंड तक पहुंच गए। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत और बहुत देखिए, आपको मैं बता भी दूं, आपको भी हमें थोड़ी सी बधाई देनी चाहिए। हमारी टीम को इतना अच्छा IPI अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, और हमारे एक तो को नहीं 7 हमारे साथियों को मिला है। वो तो प्रिंट को तो मिला ही है, लेकिन 7 लोगों के काम के लिए, तो टीम वर्क के लिए मिला है। और उसमें 3 बातें आपको बताऊंगा। ये कवरेज थी हमारी कोविड की, ऑन ग्राउंड कवरेज थी, उसके लिए मिला है। तो 3 बातें बताऊंगा। 7 में से जो 6 लोग थे वो अपनी पहली जॉब में थे जी, सीधे अपने जैसे ये भी एक तरह से पहली जॉब में ही है, पूर्वा भी, जो सीधे कॉलेज से आके हमारे यहाँ काम करना शुरू हुए। इतने नौजवान, एक तो उनमें से खैर घाघ आदमी है, प्रवीण जैन, फोटोग्राफर हमारे। दूसरी बात ये बात कि आजकल लोग कहते हैं कि अरे ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या करनी है, TV चैनल पे खड़े हो, वहाँ पे ज्ञान पे लो, सबके सब है ना, तो ये झगड़े करो आपस में। रावण चैनल्स 10 सिर होते हैं, सब आपस में लड़ते रहते हैं और लोग खुश रहते हैं, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट भी रहता है। तो ऐसे टाइम में रिपोर्टर्स को बाहर भेजना, ग्राउंड पे खबर लाना, तो हमको समझ आया कि उसकी वैल्यू है। ये बहुत अच्छी बात है, कोविड के टाइम ये बहुत अच्छी बात है, और उनकी हिम्मत भी है कि वो गए। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे 7 लोगों का नाम लिया गया, उनमें से 3 फोटोग्राफर हैं, और उन्होंने जो स्टोरी सिर्फ फोटोज से करी, उनको ये सम्मान मिला। तो ये आजकल कहा जाता है कि आजकल तो हर किसी के पास, हर रिपोर्टर के पास कैमरा है, ये फ़ोन, तो आप फोटो खींचते रहो। आजकल प्रोफेशनल पेशेवर न्यूज़ फोटोग्राफर की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे ये भी नज़र आया कि प्रोफेशनल न्यूज़ फोटोग्राफी की अभी का बहुत महत्व है। अगर ठीक किया जाए तो वो आपको खबर बताती है। और इसमें इंग्लिश में एक पुरानी कहावत है कि 1 पिक्चर इज एज गुड एज 1,000 वर्ड्स। तो जो चीज़ आपको 1000 शब्द बताते हैं, जैसे मेरा कॉलम है नेशनल इंटरेस्ट 1200 शब्द का होता है, उतना अच्छा फोटोग्राफर हो तो शायद आपको एक फ़ोटो में ही बता पाए। चलिए, इसी के साथ सेलिब्रेट करने के लिए भी हमारे पास काफ़ी कुछ है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।